चलिए, तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है बच्चों ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को। लेकिन एक चीज ऐसा करते हैं ना, पहले ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से पहले आपको पढ़ा देते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़िए, फिर हम लोग ब्रिटिश भू राजस्व पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश भू राजस्व बच्चों एक लंबा टॉपिक है। ब्रिटिश भू राजस्व आपका एक लंबा टॉपिक है। आज का एक छोटा टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, वो टॉपिक आपका है जिसका नाम है कृषि का वाणिज्यीकरण। आपका टॉपिक आज का है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है, ये आपका टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण आपका बच्चों टॉपिक है। अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है, वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है, इससे क्या मतलब होता है, वाणिज्यीकरण से तात्पर्य क्या है, इससे क्या मतलब होता है, वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सीधा सा एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जब उत्पादन व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए, जब उत्पादन उपभोग के बदले, ठीक है, जब उत्पादन उपभोग के बदले व्यवसायिक यानी बेचने के उद्देश्य से किया जाए, जब उत्पादन उपभोग के बदले व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए, व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए, व्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए, तो उसे कहते हैं वाणिज्यीकरण। यानी जब हम अपना उत्पादन, अपना एग्रीकल्चर जो है वो खाने के अतिरिक्त, यानी केवल हम उपभोग के लिए उत्पादन ना करें, बल्कि हम उत्पादन क्या करें, बेचने के लिए करें, व्यवसाय करने के लिए करें। तो प्रश्न यहां पे ये है, तो यहां पर उत्पादन की वैरायटी में भी फर्क दिखेगा। जब हम उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं तो सामान्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं, गेहूं, चावल, सरसों, चना, मटर वगैरह। लेकिन जब हम व्यवसायिक उद्देश्य से उत्पादन करते हैं तो हमारी फसल की वैरायटी में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। और तब हमारा जो उत्पादन होगा, उत्पादन कैसा होगा, नगदी होगा। उत्पादन का स्वरूप कैसा होगा, उत्पादन का स्वरूप जो है वह नगदी फसलों का होगा। ठीक है, उत्पादन का स्वरूप नगदी फसलों का होगा। उत्पादन का स्वरूप कैसा होगा, नकदी फसलों का होगा बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको इतना तो क्लियर हो गया कि वाणिज्यीकरण से तात्पर्य क्या है। और अगर हम कृषि के वाणिज्यीकरण की बात करें तो कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब हुआ कि जब हम उत्पादन उपभोग के बदले व्यवसायिक उद्देश्य से करें, और फसल जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नकदी होनी चाहिए। फसल कैसी होनी चाहिए, नकदी होनी चाहिए। ठीक है, फसल कैसी होनी चाहिए, नकदी होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज कहते कि यहां कह रहा कृषि का वाणिज्यीकरण, तो सबसे पहला प्रश्न तो यह खड़ा हो जाता है कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों, कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों। भाई आपको यह बताना पड़ेगा ना कि भाई कोई भी चीज है तो क्यों है। ब्रिटिश सरकार ने कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया, कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया और कितने चरणों में किया। तो आपको बता दें कि कृषि का वाणिज्यीकरण 3 चरणों में बच्चों किया गया। कितने चरणों में किया गया, 3 चरणों में किया गया, और इसे अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों लागू किया। लेकिन सबसे पहले यह जानना है कि वास्तव में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया गया। तो अगर हम देखें, अगर हम बच्चों देखें कि भाई कृषि का वाणिज्यीकरण कहां पर किया गया, कितने चरणों में किया गया, तो आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी क्यों किया गया। दोनों चरणों में जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो कृषि के वाणिज्यीकरण के दोनों चरणों में कारण क्या थे, भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। ठीक है,
पहले चरण में जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो उसके रीजंस बच्चों क्या थे? डिफरेंट थे। दूसरे चरण में जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो उसके रीजंस डिफरेंट थे। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जब पहले चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, देखिए कृषि का वाणिज्यीकरण 2 चरणों में किया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण कृषि का वाणिज्यीकरण 2 चरणों में किया गया। दो चरणों में हुआ कृषि का वाणिज्यीकरण, 2 चरणों में हुआ। नंबर एक कृषि का वाणिज्यीकरण 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 1757 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, 1757 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, और दूसरा 1858 के बाद, 1858 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, 1858 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, 1858 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, तो यहां 2 चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। पहला दे रहा है कि 1757 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, और दूसरा दे रहा है 1858 के बाद कृषि का वाणिज्यीकरण। दोनों के रीजंस क्या है? अलग अलग है। दोनों के रीजंस बच्चों क्या है? अलग है। पहले का रीजन अलग है, दूसरे का रीजन अलग है। ठीक है, अगर हम पहले चरण के कृषि के वाणिज्यीकरण की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों? प्रथम चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया गया? प्रथम चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों? क्या कारण था इसका? ठीक है, अगर हम पहले चरण के कृषि के वाणिज्यीकरण के रीजन को अगर जानने की कोशिश करें तो आपको यह पता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने 1757 में प्लासी का युद्ध किया तो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद एक और युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, एक और युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। और अगर हम बक्सर के युद्ध को देखें तो बक्सर युद्ध जो 1764 में बच्चों लड़ा गया, उस युद्ध के बाद भारत के बंगाल क्षेत्र पर कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता का एक प्रभाव आपको बच्चों देखने को मिलेगा। यानी ये जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है और ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर बच्चों किसका प्रभाव या अधिकार दिखाई देगा? तो आपको ब्रिटिश सत्ता का अधिकार दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्षेत्र की बात करें कि पहले चरण में जो कृषि का वाणिज्यीकरण लागू हुआ उसका क्षेत्र क्या था? तो क्षेत्र उसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, या मुख्यतः कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है वो बंगाल था। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यह मूल क्षेत्र आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। लेकिन अगर हम मुख्य क्षेत्र की बात करें तो बंगाल था बच्चों, जहां पे कृषि का वाणिज्यीकरण लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए, कहते बंगाल उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन क्षेत्र माना जाता है। बंगाल जो है उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों एक बेहतरीन क्षेत्र माना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल में क्यों किया? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल में ही कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया, तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि यही क्षेत्र सबसे पहले इनके अधिकार में था। क्योंकि यह क्षेत्र सर्वप्रथम कंपनी के अधिकार में आया। क्योंकि यह क्षेत्र सर्वप्रथम कंपनी के अधिकार में आया। कंपनी के अधिकार में आया। कंपनी के अधिकार में आया क्योंकि सर्वप्रथम यह क्षेत्र कंपनी के अधिकार में आया। इसलिए भाई जो क्षेत्र आपके रेगुलेशन में होगा, जो क्षेत्र आपके
नियंत्रण में होगा, सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन आप वहीं पे करेंगे। आप दूसरे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आप नहीं कर सकते जो आपके अधिकार में ही ना हो, है कि नहीं भाई। कोई भी रेगुलेशन, कोई भी कानून अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वो क्षेत्र आपका होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, ये किसके क्षेत्र, किसके अंतर्गत है, ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत है बक्सर युद्ध के बाद। तो सबसे पहला जो इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण लागू किया वह बंगाल क्षेत्र में लागू किया। लेकिन प्रश्न यह है क्यों लागू किया, क्या रीजंस था, ठीक है, यानी वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे। तो आप यहां कह सकते हैं कि भाई वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे, वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे। वाणिज्यीकरण के कारण क्या थे, ठीक है। अगर वाणिज्यीकरण के कारण की बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, हो चुकी है। जहां के उद्योगों में, जहां के उद्योगों में, जहां के उद्योगों में, जहां के उद्योगों में बड़े स्तर पर कच्चे माल की आवश्यकता है, बड़े स्तर पर कच्चे माल की आवश्यकता है, बड़े स्तर पर कच्चे माल की आवश्यकता है। एक तो ये कारण हो गया, यानी आपका पहला रीजन हो गया, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, आपके इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और वहां पर अब बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से बड़े स्तर पर वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े स्तर पर बच्चों उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन बड़े स्तर पर अगर हो रहा है तो उस उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं भाई। अगर आपको वस्त्र बनाना है तो आपको कपास चाहिए, आपको रेशम चाहिए, आपको नील चाहिए। और ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादातर वस्त्र उद्योग हुआ करते थे, ज्यादातर बच्चों वो क्या थे, वस्त्र उद्योग हुआ करते थे। तो यहां पर अब एक नीड थी बच्चों, एक जरूरत थी किस चीज की, तो वो जरूरत थी बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल। और वो कच्चा माल जितना सस्ता होता वह उतना ही इनके इंडस्ट्री के लिए या उतना ही इनके व्यवसाय के लिए क्या था, लाभदायक था। और भारत पर जब ब्रिटिश कंपनी ने प्रभाव अपना जमाया तो यहां से कंपनी क्या कर रही है, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर रही है और उसे इंग्लैंड निर्यात कर रही है, जिससे कंपनी को एक बड़ा लाभ बच्चों क्या है, हो रहा है। क्योंकि इस रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन भारत में बहुत ही कम कीमत पर कंपनी को बच्चों क्या हुआ, मिल गया। भाई जब आपने भारत पर अधिकार ही कर लिया इस क्षेत्र में, तो यहां पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका है कि नहीं। किसान को उसमें से बहुत कम हिस्सा आपको देना है। तो यहां पर कंपनी ने कच्चे माल के उत्पादन को एक लाभ का बच्चों क्या बनाया, माध्यम बनाया। क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों में बड़े स्तर पर इसकी क्या थे, डिमांड थे, नंबर एक। दूसरी चीज बच्चों, दूसरा कारण यह था, दूसरा कारण है कि यूरोप में वाणिज्यवाद का, यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा, वो यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा, वाणिज्यवादी विचारधारा के प्रसार होने से, वाणिज्यवादी विचारधारा के प्रसार होने से, यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा के प्रसार होने से, यूरोप में वाणिज्यवादी विचारधारा के प्रसार होने से भारत के कच्चे माल की मांग यूरोप में थी, कच्चे माल की मांग यूरोप में थी। एक दूसरा कारण है भाई, इंग्लैंड ही ना सही, वहां के अन्य देशों में भी तो वाणिज्यवाद का प्रभाव था, छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो रहा था। तो उद्योगों का विकास अगर हो रहा है तो उसमें वस्तु का प्रोडक्शन ही तो होगा,
और उस वस्तु के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जो आपका बच्चों ये रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेचने के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से भी यहां पर कच्चे माल का उत्पादन किया गया। तो वो कच्चा माल था क्या बच्चों, ठीक है, ये दो ऐसे कारण थे। अब आप यहां लिख सकते हैं कि उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त कारणों से, उपर्युक्त कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उपर्युक्त कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में नकदी फसलों का उत्पादन, नकदी फसलों का उत्पादन, नकदी फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया, नकदी फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया, ठीक है, नकदी फसलों का उत्पादन करना बच्चों प्रारंभ किया। नकदी फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया जिसमें निम्न फसलें शामिल थी, जिसमें निम्न फसलें शामिल थी, जिसमें निम्न फसलें शामिल थी। तो कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कपास, रेशम, नील, जूट आदि, ठीक है। ये वो फसलें थी बच्चों, ये वो फसलें थी जिनका उत्पादन प्रारंभिक चरणों में बच्चों क्या किया गया। अब आपको पता है कि कपास और रेशम, इनसे बच्चों वस्त्र के धागों का निर्माण किया जाता है, वस्त्र के धागों का निर्माण, वस्त्र के धागों का निर्माण वस्त्र के धागों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, आप नील की अगर बात करें तो वस्त्र की रंगाई में इसका उपयोग हो सकता है, वस्त्र की रंगाई में, वस्त्र की रंगाई में उपयोग, ठीक है। और जूट का उपयोग जो है वस्त्र की पैकेजिंग में किया जाता था, वस्त्र की पैकेजिंग में इसका उपयोग किया जाता था, वस्त्र की पैकेजिंग में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो वस्त्र की पैकेजिंग में इसका यूज आपको देखने को बच्चों मिलेगा, ठीक है। वस्त्र की पैकेजिंग में इसका उपयोग आपको दिखाई देगा। नोट कर लिया सभी ने बच्चों, नोट कर लिया सभी ने। अब देखिए, तो आपको ये पता है कि भाई अभी क्या है, अभी इन क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार है। कंपनी बंगाल के रेवेन्यू का अधिकार अर्जित की थी आपके इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम से इन्होंने बच्चों क्या किया था, मुगल बादशाह शाह आलम से
बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट इन्होंने अर्जित किया था, यानी यहां का राजस्व वसूलने का अधिकार इनको बच्चों क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। यहां से वसूलने का राजस्व इनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बच्चों अगर हम पहले चरण में देखें तो पहले चरण में जो कृषि का वाणिज्यीकरण इन्होंने इंप्लीमेंट किया, भाई धीरे धीरे आपको याद होगा बच्चों 64 के बाद जो है ब्रिटिश कंपनी ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंगाल की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। बंगाल की सत्ता को इन्होंने पहले क्या किया, अपने हाथ में लिया। और अब आपने देखा होगा कि जब भाई कंपनी पहले चरण में आई, लॉर्ड क्लाइव ने जब बक्सर जीतने के बाद जो है इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि किया, तो वहां पर क्लाइव ने दिखाया कि किस तरह से बंगाल को एक केंद्र के रूप में निर्मित करके कंपनी को बंगाल में स्थापित किया और वहां से कंपनी बंगाल के रेवेन्यू के माध्यम से कई तरीके का लाभ अर्जित शुरू किया। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई बंगाल को ही कंपनी ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया बच्चों, भाई इसका कोई रीजन तो होगा। भाई कंपनी बंगाल को ही टारगेट क्यों की, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक स्टेटमेंट है आपके मॉडर्न हिस्ट्री का जिसमें कहा गया है कि डुप्ले यदि जो है बंगाल में अपने विजय की चाबी खोजा होता तो कहीं न कहीं इतिहास फ्रांसीसियों का होता। डुप्ले की बजाय क्लाइव ने बंगाल में उस चाबी को खोजा और क्या रहा, सफल रहा। तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मजबूत आधार भारत में मिला। यानी बंगाल के द्वारा या बंगाल विजय ने किस तरह से जो है कंपनी को लाभ पहुंचाया, थोड़ा सा इस पे भी हम फोकस करेंगे, तब हम आएंगे द्वितीय चरण पे। अगर हम ये देखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि बंगाल ने ब्रिटिश कंपनी को अस्थायित्व कैसे दिया, इसको थोड़ा सा जानते रहिए, कभी इस पे प्रश्न आ सकता है। बंगाल प्रांत ने कंपनी को कैसे अस्थायित्व प्रदान किया, कंपनी को कैसे अस्थायित्व प्रदान किया, कंपनी को कैसे अस्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, अब इस पे जरा सा आप विचार करिए कि भाई बंगाल जीतने से कंपनी को क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या यहां पे बेनिफिट कंपनी को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो भाई कंपनी को कौन कौन से लाभ आपको दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहला लाभ आपको एक दिखेगा कि भाई बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, बंगाल जैसे एक बृहद प्रांत पर राजनीतिक सत्ता हासिल माने प्राप्त कर लेने से कहीं न कहीं एक बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन का निर्मित हुआ। भाई जितना बंगाल का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल कहीं न कहीं बच्चों आपके इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड अपने भूभाग के बराबर एक नया भूभाग बच्चों अर्जित किया। और ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बहुत बड़ी बच्चों क्या थी, उपलब्धि थी। एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। तो पहले पॉइंट में आप कह सकते हैं कि बंगाल विजय ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बड़ी उपलब्धि थी। 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 एक बड़ी उपलब्धि थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक बड़ी उपलब्धि थी बच्चों। देखिए यहां पर जो है किस तरह से आप ये समझ सकते हैं। भाई अगर हम कहें तो साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी राज्य जो है, जब कोई भी राज्य किसी बड़े राज्य पर, या जब कोई भी राज्य या राष्ट्र जो है किसी दूसरे राष्ट्र या राज्य पर, ठीक है, किसी दूसरे राष्ट्र या राज्य पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत अगर जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर क्या कर ले, अधिकार कर ले, तो इसे हम क्या मानेंगे, भाई यही तो साम्राज्यवाद है। यानी कोई राज्य जब अपने क्षेत्र का विस्तार किसी पराये राष्ट्र या
किसी अन्य राष्ट्र के भूभाग या क्षेत्रों पर बच्चों कर ले तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों इस बंगाल विजय से एक अपने साम्राज्यवाद की जो उसकी भावना थी उसको बच्चों कहीं ना कहीं क्या किया? तृप्त किया। एक बड़ी भूभाग पर अधिकार करके अपने साम्राज्यवादी संकल्पना को उसने क्या किया? प्रारंभ किया भारत में। अब यहां पे बच्चों दूसरा लाभ बंगाल से क्या हो रहा है? दूसरा लाभ बंगाल से यह हुआ कि बंगाल के राजस्व पर अधिकार, बंगाल के राजस्व पर अधिकार, इस राजस्व पर अधिकार से दो लाभ हुए। बंगाल के राजस्व पर अधिकार करने से कंपनी को बच्चों दो तरह के लाभ हुए। नंबर एक, कौन कौन से लाभ होते हैं? नंबर एक कच्चा माल अब बंगाल के रेवेन्यू से ही खरीदा जाएगा। कच्चा माल अब बंगाल के रेवेन्यू से ही खरीदा जाएगा। कच्चा माल अब बंगाल के राजस्व से ही खरीदा जाएगा। राजस्व से ही खरीदा जाएगा। कच्चा माल अब बंगाल के राजस्व से ही क्या किया जाएगा? खरीदा जाएगा। यानी अब इनकी लागत क्या हो गई? जीरो हो गई। इससे कंपनी की लागत बच्चों व्यापार की क्या हो गई? जीरो। और जब कंपनी की लागत व्यापार की जीरो हो गई तो प्रॉफिट क्या हो गया? 100%। भाई जब आप बिना 1 रुपए लगाए कोई चीज, कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो जो भी मिलेगा वो क्या है? उसका प्रॉफिट 100% है। उसका प्रॉफिट क्या है? 100% है कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कच्चा माल अब बंगाल के राजस्व से ही क्या हो रहा है? खरीदा जा रहा है। तो इसका दूसरा लाभ हुआ कि अब कंपनी का लाभ 100% हो गया। अब कंपनी का लाभ 100%, अब कंपनी का लाभ 100% हो गया। ठीक है, अब कंपनी का लाभ क्या हो गया? 100% हो गया बच्चों। ठीक, दूसरा लाभ इससे क्या हुआ कि अब बंगाल के राजस्व से भारत विजय होगी। यानी भारत का अन्य क्षेत्र जो है वो बंगाल के राजस्व से ही जीता जाएगा। अब जो भारत का अन्य क्षेत्र है वो बंगाल के रेवेन्यू से ही बच्चों क्या किया जाएगा? जीता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बंगाल के राजस्व से अब भारत की बच्चों क्या की जाएगी? विजय की जाएगी। यानी भारत का अन्य क्षेत्र जो है अब बंगाल के रेवेन्यू से ही क्या किया जाएगा? जीता जाएगा। ठीक है, बात समझे? दूसरा, ये कंपनी को दूसरा लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या? तीसरा कह सकते हैं आपको। भाई एक तो कच्चा माल बेच के आपने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, आपकी लागत क्या हो गई? इससे कम हो गई, लागत आपकी जीरो हो गई। आप ये कह सकते हैं ना कि कंपनी की लागत क्या हो गई? व्यापार की जीरो, लागत शून्य हो गई। कंपनी की लागत क्या हो गई? शून्य हो गई। भाई आपको अब कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, आपको अब बुलियन लाने की जरूरत नहीं है। यानी कंपनी के व्यापारिक स्वरूप में क्या हो गया? बदलाव हो गया। ठीक है, यानी बंगाल विजय से जो राजस्व कंपनी को मिला, ठीक है, उस कंपनी के राजस्व से उनकी व्यापारिक लागत जीरो हो गई। कच्चा माल अब बंगाल के राजस्व से ही खरीदा जाएगा। अब कंपनी का लाभ जो है क्या हो गया? 100% हो गया। और अब बंगाल के राजस्व से ही वो भारत की बच्चों क्या करेंगे? विजय करेंगे। अब बंगाल के राजस्व से ही वो भारत की क्या करेंगे? विजय करेंगे। ठीक है, बंगाल के रेवेन्यू से ही वो भारत को क्या करेंगे? जीतेंगे। बंगाल के रेवेन्यू से ही भारत को जीतेंगे। तो आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट
बंगाल विजय ने कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को बदल दिया। कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को बदल दिया। व्यापारिक स्वरूप को बदल दिया। कंपनी अब ब्रिटेन से बुलियन लाना बंद कर दी और अब सिर्फ भारत का धन भारत से बाहर जाएगा। अर्थात आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात अब भारत से केवल निर्यात होगा, आयात नहीं होगा। अर्थात अब भारत से केवल निर्यात होगा, आयात नहीं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कहीं न कहीं बंगाल को टारगेट करने से या बंगाल पर नियंत्रण करने से कंपनी को इस तरह से बच्चों क्या हुआ, लाभ पहुंचा। ठीक है। एक तरफ भारत में अब कहीं न कहीं बच्चों क्या होगा, भारत में आर्थिक दोहन शुरू होगा। ठीक है। और आर्थिक दोहन का परिणाम बच्चों क्या होगा कि बंगाल में मात्र कुछ वर्षों में ही एक बड़ा अकाल आपको देखने को मिलेगा 1770 में। ठीक है। एक बड़ा अकाल आपको देखने को मिलेगा और वो अकाल है बच्चों आपका 1770 में। ठीक है। जिसमें एक बड़ी आबादी बंगाल की क्या होगी, मारी जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर है कि बंगाल को जीतने से कंपनी को क्या लाभ हुआ, बंगाल को जीतने से कंपनी को क्या बेनिफिट्स हुए, क्या लाभ हुए। ठीक है। तो उसमें हमने कई पॉइंट आपको दिखाए। एक तो हमने आपको दिखाया कि भाई कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कृषि के वाणिज्यीकरण से कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, और उन्होंने बंगाल को टारगेट करके जो विजय अर्जित किया उस विजय का कंपनी को क्या लाभ हुआ, ठीक है। दूसरी चीज आपके मन में ये भी तो भाव आना चाहिए उन्होंने बंगाल को ही टारगेट क्यों किया। बंगाल को टारगेट करने का एक बड़ा कारण यह था कि बंगाल सबसे रिच और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत हुआ करता था। और दूसरी बात ये कि कहते हैं कि बंगाल की अगर हम बात करें तो जो बंगाल था बच्चों वो एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाना जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास को तो मौर्य काल से पहले ही वहां एक बंदरगाह हुआ करता था जिसे हम ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहते हैं। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहीं न कहीं दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का एक बड़ा माध्यम हुआ करता था। बंगाल से जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था वो कहीं न कहीं चीन से और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का एक बहुत बड़ा रिसोर्स था। जैसे आप अगर मैप में देखें यहां देखें तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, यहीं पर आपका बच्चों था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह।
ठीक है। तो यहां से जो बंदरगाह था, इससे ट्रेड होता था आपके दक्षिण पूर्व एशिया में, यहां पे और चाइना में, ठीक है, और चाइना क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बच्चों यहां पे व्यापार होता था, ठीक है, यहां पे व्यापार होते थे। क्लियर है? और भी क्या बेनिफिट हुए, और भी आप सोच सकते हैं बंगाल पे नियंत्रण करने के और लाभ क्या हुए, ठीक है। भाई आपको पता है कि जब कंपनी भारत आई थी तो कंपनी भारत में जो है मात्र 1,45,000 लोगों के साथ आई थी। भाई कंपनी की जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो कितना थी? 1,45,000, ज्यादा नहीं थे, 1,45,000 उसकी आबादी थी। कहते हैं कि कंपनी जब बंगाल पर अधिकार की तो बंगाल का निजामत मतलब होता प्रशासन, जब तक प्रशासन जो है वहां के नवाब के हाथों में रहा तब तक तो आपको प्रशासनिक लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जब आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, नजमुद्दौला और आसफुद्दौला के बाद जब बंगाल का पूरा कंट्रोल कंपनी ने अपने हाथ में लिया और बंगाल को इन्होंने सेंटर बनाया, एक प्रेसिडेंसी के रूप में बंगाल को डेवलप किया जब कंपनी ने, तब जो बंगाल की सेना थी, जो बंगाल की ब्यूरोक्रेसी थी, वो कहीं न कहीं किसके सपोर्ट में आ गई? आपके। भाई अगर किसी भी देश पर या भारत पर अगर कंपनी को शासन करना था तो कंपनी को भारत के लोगों की, खासतौर से भारत के सैनिकों की, भारत के जो है ब्यूरोक्रेसी की, भारत के लोगों की सख्त समर्थन की जरूरत थी। बिना आपके समर्थन के आपको गुलाम नहीं बनाया जा सकता था और बिना आपके समर्थन के आपके प्रशासन को चलाया नहीं जा सकता था। तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा लाभ था बच्चों, बंगाल को कंट्रोल करके। बंगाल को नियंत्रित करने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, कहते हैं कि बंगाल पर नियंत्रण से कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण से कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण से कंपनी को सेना एवं प्रशासन का लाभ मिला, जिससे न केवल बंगाल को बेहतर नियंत्रित किया गया, न केवल बंगाल को बेहतर नियंत्रित किया गया, बल्कि भारत विजय में भी इनका सहयोग प्राप्त हुआ। भारत विजय में भी इनका सहयोग प्राप्त हुआ। भारत विजय में भी इनका सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत विजय में भी इनका सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक, भारत विजय में इनका सहयोग प्राप्त हुआ। तो यहां पे देखिए आप
इतना पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिया कि बंगाल विजय के लाभ। आप इसे क्या कह सकते हैं आप यहां पे इसको टैग दे सकते हैं, ठीक है, आप इसको यहां पे टैग दे सकते हैं, ठीक है। बंगाल प्रांत ने कंपनी को कैसे स्थायित्व प्रदान किया, इसको एक और नाम आप दे सकते हैं और वो नाम है, ये टैग आप एक और दे सकते हैं इसे कि बंगाल विजय के लाभ। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इसके ऊपर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप 2 तरह से क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करिएगा, 2 तरह के क्वेश्चंस आपके ऊपर बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय, माफ करिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय से होने वाले लाभ की चर्चा करिए। बंगाल विजय से होने वाले लाभ की चर्चा करें। तो यहां पे आप इसे 150 शब्दों में आप लिख सकते हैं, इसे आप 150 शब्द में आप लिखें, ठीक है, 150 शब्द में आप इसे लिखें। दूसरा क्वेश्चन आप यहां पे लिख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे होगा कि हाँ, सेकंड क्वेश्चन, हाँ, भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण, भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कंपनी द्वारा क्यों किया गया, क्यों किया गया, इसका इंग्लैंड के साथ साथ, इसका इंग्लैंड के साथ साथ, इसका इंग्लैंड के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इंग्लैंड के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इंग्लैंड के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इंग्लैंड के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका इंग्लैंड के साथ साथ भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको बच्चों क्या करने हैं, लिखने हैं। बात समझ में आई? ये 2 प्रश्न आपको लिखने हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद देखिए, ये मैंने अभी 2 सेक्शन नहीं बताया है, अभी मैंने इसकी चर्चा नहीं किया है, अभी मैंने इसकी चर्चा नहीं किया, किसकी, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंग्लैंड को इससे क्या लाभ हुआ या भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये 2 चीजें मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये मैं डिस्कस तब करूंगा जब इसका द्वितीय चरण भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण का एक चरण और है जो 1858 के बाद लागू हुआ। जैसे मैंने यहां पे देखो, यहां पे मैंने डिस्कस किया ना, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसे जो है 2 चरणों में लागू किया गया है।
कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। तो जब हम ये सेकंड चरण की चर्चा कल करेंगे, कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे लागू हुआ, इसका क्षेत्र क्या था। भाई ये पूरे भारत में लागू होगा, क्यों लागू होगा, यहां फसलों में भी अंतर आ जाएगा, उद्देश्य में भी अंतर आ जाएगा। जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तब हम आपको हानि और लाभ बताएंगे कि भाई कृषि के वाणिज्यीकरण का भारत पे क्या इंपैक्ट हुआ और इंग्लैंड पे क्या इंपैक्ट हुआ। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ सोचेंगे और हम और आप जब मिलकर सोचेंगे तो कुछ बेहतर सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ पॉइंट आप भी सोच सकते हैं, आपने भी पढ़ा है हमारे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ मैं ही जानता हूं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं। और आईएएस का मतलब ही होता है कि जहां पर हम ज्यादा विश्लेषण करें और ज्यादा से ज्यादा हम पॉइंट को क्या करें, क्रिएट करें, ठीक है। क्योंकि हमें एकदम किताबी भाषा में आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम तार्किक तौर पर कोई भी चीज कह सकते हैं, बस वो लॉजिकल होनी चाहिए। बात समझे नहीं? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आगे ऑप्शनल की क्लास है। और आपको एक चीज और बता दें कि दिवाली की यानी कल आपका जो फेस्टिवल है वो आपको बहुत बहुत उसकी शुभकामना। और दिवाली कहीं न कहीं बच्चों हम लोग सरस्वती को भी जगाते हैं, और सरस्वती अगर मेरी जबान पे है तो मैं हार्दिक इच्छा मेरी है, मेरी दिली इच्छा है कि मेरा हर बच्चा अपने जीवन में सफल हो, कभी निराश ना हो। आप आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम एसडीएम बने, ये मेरी हार्दिक इच्छा, दिली इच्छा है कि माता सरस्वती आपको वह ज्ञान दे, वह नॉलेज दे कि आप अपना जो भी गोल अपने लाइफ में आप चुने हो वो आपको मिले, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जानिएगा कि वर्ष में एक बार दिवाली आती है, और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये दिवाली आपके जीवन में कई बार आती है, लेकिन हर बार आपको कुछ नया करने का मन में एक सोच होनी चाहिए। हर बार हम कुछ नया लक्ष्य तय करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारा हर बच्चा कल की दिवाली के दिन आपके अंदर जो बुराइयां होंगी, चूंकि दिवाली उसी का पर्व होता है, कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसे दूर करिए और अच्छी चीजों को ग्रहण करिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारा हर बच्चा कल कुछ नया करने का सोचेगा और अपने जीवन में जो भी गोल आपने तय किया होगा उसके प्रति पूरे कमिटमेंट और पूरे जुनून के साथ आप काम करने की कोशिश करेंगे। यह ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपको उस लक्ष्य के प्रति बनाए रखे, आपके मन को अडिग बनाए रखे, आपके कमिटमेंट को बिल्डअप करे। और इसी के साथ हम विराम देंगे। थैंक यू। कल मिलेंगे बच्चों, यानी अगले क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, थैंक यू।